आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिवनी में घूस लेते धराया चौकी इंचार्ज, पुलिस सब इंस्पेक्टर अरेस्ट, एक्सीडेंट मामले में घूसखोरी। बुरहानपुर में मिट्टी में मिला दी गई 94 लाख की शराब, बोतलों पर चला रोलर, 10 से 15 साल पुरानी थी शराब। मोघट में बुलडोजर एक्शन, 100 से ज्यादा मकान जमींदोज, हटाए गए 50 अतिक्रमण। रीवा में ट्रैक्टर ऑपरेटर को गोली मारी गई, बेटे पर भी किया गया हमला, 1.5 लाख लूट के ले गए आरोपी। रीवा के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय में भर्ती एक महिला पेशेंट की नाबालिग बेटी को नशीली टैबलेट खिलाकर दरिंदगी के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले पर पुलिस और पीड़ित परिवार के अलग बयान आए हैं। पुलिस गैंगरेप की बात को नकारते हुए इसे छेड़खानी की घटना बता रही है, तो वहीं पीड़िता और उसके परिजनों ने इसे गैंगरेप की घटना बताई है। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल के वार्ड बॉय ने उसकी अश्लील फोटो वीडियो बनाई और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। नाबालिग को नशीली टैबलेट दे दी गई और फिर उसके साथ हॉस्पिटल के वार्ड बॉय सहित 4 लोगों ने गैंगरेप किया। जब उसकी हालत बिगड़ गई तो गायनिक वार्ड में एडमिट कराकर वहां से फरार हो गए। हॉस्पिटल प्रबंधन इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा। वहीं दरिंदगी की शिकार नाबालिग और उसकी मां को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन इसी दौरान घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया और प्रबंधन के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। पुलिस ने 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं एवं पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रात को मैं खाना खाई और लेटी थी खाना खा के, तो देखी कि ये बगल में मेरे लेटी है। ऐसे 1 बजे करीब मेरी आंख लग गई, तो 20 मिनट बाद जागी तो देखी तो ये बगल में नहीं थी। तो जो महेंद्र था, तो पहले से मुझे लग रहा था कि ये मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जब नींद खुली तो मैं ढूंढते ढूंढते बाहर तक गई, तो बाहर जो सिक्योरिटी लगे थे तो उनसे पूछी कि एक कोई लड़की बाहर गई है, तो बोले हाँ गई है। तो हम ढूंढते ढूंढते गेट के बाहर गई। गेट के बाहर देखी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान था। तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा ना तो बताया गया कि क्या समस्या हुई, क्या नहीं, क्या चक्कर आ गया, कौन सी गोली खाई, कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, उसको मतलब गुमराह कर दिया। कुछ नहीं है, बोतल चढ़ा दिए, वो कमजोरी है, बीपी है, ये है, वो है, पूरा माने कुछ भी उनसे लिखा लिया गया कि आप कोई कार्रवाई नहीं, सीधे सीधे लिखवा लिए, कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ मैं। वो लोग घबरा के रात में लिख दी, छुट्टी के लिए था, बोले घर चले जाओ। बच्ची क्या बताई आपसे, क्या घटनाक्रम हुआ? तो बच्ची ने यही बताया कि मेरे पास दवाई, मुझे पहले सर दर्द, गले में दर्द था, गले में दर्द के बाद उसने टैबलेट, मैंने उससे मांगी कि दर्द की टैबलेट दे दो भैया, बांटवाया था। तो वो 2 टैबलेट दिया, बोला एक 6 बजे खा लो, एक 11 बजे रात खा लेना, आराम हो जाएगा। 6 बजे दवाई खाई, फिर 11 बजे रात खाई। उसके बाद जी मचलने लगा। थोड़ी देर में चाची जो थी सो गई, उसके भाई भी था वो भी सो गया। उसके बाद उसको फोन मैसेज आया, फोन मैसेज किया, बुलाया बाहर की सुपर अस्पताल के सामने, वो नहीं जा रही थी। वो बोला मैं तुम्हारी फोटो स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ये किया हूँ, तुम्हारे घर वालों को दूंगा, भाई को दूंगा, उसको ब्लैकमेल टाइप में किया। 9 तारीख को, 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और साइची मिली। हमने बालिका की मां से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है।
सनावर शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। हवा का हल्का झोंका आया नहीं और बारिश की हल्की बौछार पड़ी नहीं कि बिजली गुल हो जाती है। बिजली सप्लाई की एलटी लाइन जर्जर हो चुकी है। इतना ही नहीं, तार जो है अक्सर टूट जाते हैं। शहर में 1 माह से अघोषित बिजली कटौती हो रही है। विद्युत वितरण कंपनी प्रत्येक माह मेंटेनेंस के नाम पर शहर को गर्मी में झुलसने के लिए छोड़ देती है। निमाड़ अंचल में पारा 45 डिग्री को पार कर रहा है। ऐसे में बिजली कटौती शहर वासियों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बिजली के तार जर्जर हैं, मीटर कनेक्शन केबल झूल रहे हैं, ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं। इतना ही नहीं, विद्युत कंपनी के सहायक यंत्री अमित कुमार ठाकुर का कहना है कि शहर के लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में 225 ट्रांसफार्मर 7 फीडरों के माध्यम से बिजली सप्लाई करते हैं। लगभग 13,000 उपभोक्ता हैं। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी कार्यालय में 22 कर्मचारी ही पदस्थ हैं। बिजली अगर कहीं पर तार टूटता है तो तार टूटता है, टेक्निकल इशू है, कहीं भी तार टूट जाता है, हवा आंधी चलती है, कुछ भी होता है तो तार टूट जाता है, पेड़ गिर जाता है, जंपर निकल जाता है, कुछ भी करने के लिए। तो हमको सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि चालू लाइन पर स्टाफ काम नहीं कर पाता है, तो हमें सेफ्टी पर्पज़ से लाइन को बंद करके वो काम करना पड़ता है, ताकि लोगों को थोड़ी देर के लिए असुविधा होती है, लेकिन उन्हीं की सुविधा के लिए, ताकि उनको और दिक्कत ना झेलना पड़े, इसलिए हम लाइन को तुरंत उसको दुरुस्त करके तुरंत चालू करने की कोशिश करते हैं। और जो लाइन बार बार जो बंद हो रही है, अगर कहीं भी फॉल्ट आता है, कुछ भी फॉल्ट आता है, जैसे कि पिछली रात को हम परसों की बात कर ले तो परसों जो 33 kV की गार्डिंग थी वो टूट करके 11 kV के ऊपर गिर गई थी। तो श्याम जोशी जी के घर के पास में, तो ऊपर 33 kV निकली हुई है और नीचे 11 है, तो इसलिए हमको रात में सप्लाई बंद कराना पड़ी, क्योंकि 33 kV ऊपर की साइड में 33 kV थी, नीचे 11 थी, तो 33 को बंद करवा के पूरे शहर की सप्लाई हमको बंद करवाना पड़ी सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ताकि हम फटाफट काम करके स्टाफ भी सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से सुविधाजनक काम कर ले और काम करके जल्दी उतर जाओ, लाइन जल्दी से जल्दी हम चालू करवा दें। खंडवा के शकर तालाब मोघट क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ 100 से भी ज्यादा अवैध मकान जमींदोज कर दिए गए। नगर निगम, राजस्व, पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि अवैध कब्जे करने वालों को नगर निगम द्वारा लगातार नोटिस दिए जा रहे थे। आखिरकार आज सुबह 5 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर निगम आयुक्त प्रियंका सिंह रजावत ने कहा कि लगभग 137 मकान है। स्टे वाले 25 मकानों को छोड़कर 100 से ज्यादा मकानों को तोड़ा गया है। ये मकान तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि नगर निगम द्वारा यहाँ पर तालाब का निर्माण किया जाएगा। शक्कर तालाब, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, तालाब की भूमि है, लगभग 16 एकड़ ये ज़मीन है। और और हमसे क्या मांग रहे हैं? यहाँ पे जो है लगभग 100 से 137-38 करीब मकान थे। कुछ 25 पे स्टे था। उसके अलावा सभी को यहाँ से हटाने की कार्रवाई आज की गई है और कोशिश ये है कि इसमें फिर से पानी भर सके और दोबारा से यहाँ तालाब बन जाए। मैडम, यहाँ पर जैसे कुछ लोगों ने स्टे लगाया था, तो उन लोगों के लिए क्या? उनको मार्किंग करके छोड़ा हुआ है, अभी छोड़ा हुआ है, लेकिन जब स्टे वैकेट होगा तो इनको भी अलग करना होगा यहाँ से। जैसा आप सभी को पता है कि शक्कर तालाब जो एरिया है, जिसमें अवैध रूप से काफ़ी अतिक्रमण यहाँ पे थे, विधि अनुसार उनके अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही थी। पुलिस की भी इसमें सक्रिय भूमिका रही यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। 200 से ज़्यादा का पुलिस बल, फॉरेस्ट का बल और कोटवार हमारे यहाँ पर मौके पे थे और आज सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी। बिना किसी तरह के विरोध या किसी भी तरह का कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न किए बिना ये शांतिपूर्वक जो भी अतिक्रमण थे उनको नियमानुसार नगर निगम की टीमों ने तोड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो हमारे तालाब की भूमियां हैं उसमें यदि कोई अवैध अतिक्रमण बने हुए हैं उनको भी हटाया जा रहा है। उसी के तारतम्य में आज इस एरिया को, जिसको शक्कर तालाब के नाम से जाना जाता है, एक तालाब का एरिया था, उसमें बहुत समय से कुछ लोग बसे हुए थे। तो पिछले लगभग 4 महीने से इसकी कवायद चल रही थी। लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, अनाउंसमेंट्स की जा रही थी और अराउंड 4 to 5 नोटिस भी सर्व किए गए थे। उसके बाद परसों एक अंतिम 48 घंटे का नोटिस दिया गया था, उसके बाद फिर 24 घंटे का नोटिस दिया गया था। उसके बाद आज अंतिम रूप से आज सुबह से यहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत की गई। पुलिस प्रशासन, नगर निगम के संयुक्त दल के द्वारा आज 100 से अधिक
यहाँ पर कुछ अस्थायी निर्माण किए गए थे, जिनको यहाँ रीवा जिले की कटरा घुमा क्षेत्र में 11 और 12 जून की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रैक्टर ऑपरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें, मृतक की पहचान बिरबल शाकिर के रूप में हुई है। वह मुरैना जिले के नया गांव बरहा का निवासी था। बिरबल के बेटे पर भी हमला किया गया है। घटना गुमा इलाके के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने की है, जहां बिरबल भूमि समतलीकरण के कार्य में लगा था। मृतक के बेटे अजित कुमार शाक्य ने बताया कि पिता की जेब से नकदी भी लूट ली गई। अजित के अनुसार वारदात के वक्त वह वहीं पास में सोया था। गोली की आवाज सुनी तो देखा कि पिता जमीन पर पड़े हैं। तभी 3 हमलावर मेरे पास आए और कट्टे के बट से मेरे सिर पर हमला कर दिया। हमलावर पिता की जेब में रखे करीब 1.5 से 2 लाख रुपए पेंट सहित लूटकर फरार हो गए। पुलिस करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची। घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गढ़ थाना क्षेत्र के घूमा गांव में ये बीरबल शाक्य वहां पे रुके हुए थे। ये मूलतः मुरैना के हैं, पिछले 3-4 दिन से वहां रुके थे और ट्रैक्टर ये मुरैना से लाए हुए हैं। इनके साथ 5-6 लोगों की टीम है जो कि किसानों की जमीन का समतलीकरण और वो करते थे, जुताई करते थे और तो वहां पे रुके थे। कल देर रात में उनके जो साथ में रुके थे उन्होंने बताया कि इनको गोली लगी है और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी है और जबकि सभी लोग अगल बगल ही सो रहे थे और जब ये कराहे हैं दर्द से तब वो अगल बगल के लोग जगे हैं और फिर उन्होंने देखा कि 3 लड़के थे, उसमें से एक लड़के ने बाकी लोग से पैसा मांगा है और लेकिन जब बाकी सब जग गए तो उसके बाद फिर वो वहां से भाग गए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति विवाद में कांग्रेस की एंट्री हो गई है। बता दें, दलित संगठनों द्वारा इस विवाद को हवा देने के बीच सियासी घमासान और अंबेडकर विवाद के बाद हाल ही में दिल्ली में हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। ग्वालियर हाईकोर्ट में पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और प्रतिमा समर्थक वकीलों के गुट ने काफी हंगामा किया था। वहीं अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में खिसकते जनाधार के चलते दलित वोट बैंक को साधने के लिए अंबेडकर विवाद को हवा देने में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में चुप्पी साधे बैठी भाजपा सरकार का इस क्या स्टैंड होगा। पिछले कई दिनों से ग्वालियर में और पूरे संभाग में माननीय भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायालय के आदेश से लगाने का निर्णय हो चुका था। उसमें विघ्न डालने का ऐसी तथ्य है जो आज़ादी के समय भी अम्बेडकर जी के विचारधारा के विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि सबको बराबर का हिस्सा मिले, सबको समानता प्रजातांत्रिक प्रणाली में अधिकार मिले। जो दलित थे, शोषित थे, गरीब थे, अशिक्षित थे, महिलाएं थी, उनको न्याय दिलाने के लिए माननीय बाबा साहब ने संविधान में अध्यक्ष के नाते लिखा, भारत के प्रथम प्रतिबंधी रहे। रायसेन जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज मध्य प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने मीडिया के सामने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश किया है। मंत्री कृष्णा गौर आज दोपहर जिला भाजपा कार्यालय रायसेन पहुंची। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति को उसका हक मिल सके और हर व्यक्ति को सरकार की हितकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत है। कृष्णा गौर ने कहा कि देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन जाएगा। वहीं बीते 11 वर्षों की यात्रा मोदी सरकार ने देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों के परवाज देते हुए की है। और क्या कुछ कहा मंत्री कृष्णा गौर ने, आप भी सुनिए। चाहे केंद्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार, हमारी सरकारें भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम कर रही है। किसी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा और अगर इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो त्वरित कार्रवाई होकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकारें कर रही है। बिल्कुल
मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं इस देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए। अभी हाल ही में हुई हमारी जो समिट हुई थी, उस समिट में भी आप सब ने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रयासों से न केवल देश के सभी बड़े उद्योगपतियों को यहाँ आमंत्रित किया था, बल्कि देश के बाहर से भी बड़े उद्योगपति उस समिट में शामिल हुए थे। और उस इन्वेस्टर समिट में निश्चित रूप से अभिलाषा और आकांक्षा भी इस बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए। खरगोन जिले के बैडिया थाना पुलिस ने राजस्थान के 2 तस्कर को 3 अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी ड्रग तस्करी से भी जुड़े हुए हैं। बैडिया पुलिस ने डाबी गांव के पास खरगोन रोड पर राजस्थान से अवैध हथियार खरीदने आए 2 तस्करों को 3 अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा। आरोपी सुरेश राजस्थान के जालोर जिले के ग्राम सेडिया और सुनील ग्राम वोड़ा का निवासी है। दोनों आरोपियों पर राजस्थान में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस के कई मामले दर्ज हैं। बैडिया पुलिस आरोपियों से हथियार सप्लायर और उनके नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। अवैध हथियारों को लेकर खरगोन पुलिस लगातार सक्रिय है और आज फिर से अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता खरगोन पुलिस को हाथ लगी है। इसमें राजस्थान से अवैध हथियार खरीदने के लिए आए 2 आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है और इनके कब्जे से 3 कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। ये दोनों व्यक्ति का नाम है सुरेश पिता मांगीलाल डोडी, ये करीब 20 साल के हैं और राजस्थान के जालौर ज़िले के निवासी हैं। दूसरे हैं सुनील कुमार पिता किशनलाल गीला, ये भी राजस्थान के जालौर ज़िले के रहने वाले हैं। ये दोनों व्यक्तियों से इंटरोगेशन किया जा रहा है और इन दोनों ही व्यक्तियों का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। आज पूरा देश सोनम राधा रघुवंशी केस और ड्रम कांड की चर्चा में मशगूल है। जुल्म और सितम का दौर सिर्फ मियां बीवी के बीच ही नहीं चलता, हमारे बड़े बुजुर्ग भी अपनों की ज्यादतियों का शिकार होते हैं। ऐसे में विदिशा जिला पुलिस बुजुर्गों का हमदर्द बनकर खड़ी हो गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विदिशा जिले में पुलिस अब सिर्फ अपराध रोकने का काम ही नहीं कर रही, बल्कि समाज के उन बुजुर्गों की भी मदद कर रही है जो अपने ही घर में परेशान हैं। एसपी रोहित कासवानी और एएसपी प्रशांत चौबे ने एक अलग पहल शुरू की है। इसमें डॉक्टर्स और समाजसेवी संस्थाओं की मदद ली जा रही है। हर हफ्ते एएसपी दफ्तर में एक पंचायत लगती है। इस पंचायत में जिले के अलग अलग हिस्सों से आए बुजुर्ग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो पारिवारिक कलह, बच्चों की अनदेखी, देखभाल की कमी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। गुरुवार को भी एएसपी कार्यालय में ऐसी ही पंचायत हुई। थानों के माध्यम से बुजुर्ग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों को बुलाया गया और बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकाला गया। कई मामलों में पारिवारिक झगड़े सुलझ गए तो कुछ मामलों में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जो नियमित हमारी पुलिस पंचायत की गतिविधि है, इसमें हम लोग सब बुधवार के दिन इसमें पंचायत की गतिविधि होती है। इसमें सभी हमारे कोर कमेटी के सम्मानित सदस्यगण चर्चा विमर्शा करते, सुनवाई करते हैं। इसमें आज जो जिस प्रकार के आप देख रहे हैं केस चल रहा है, इसमें पिताजी की कोई पट्टे की जमीन थी और वो भाई का उसके अपना नाम था। उसके बाद बहन ने कहा कि नहीं उसके नाम पे हो गई प्रॉपर्टी और कैसे हुई, इस पे लेके उनका विवाद चल रहा है। किसी का इसमें जो है घर में स्पेस को लेके झगड़ा हो रहा है कि माँ कह रही है कि मेरे पास और मैं बच्चों को रखना नहीं चाहती है, बुजुर्ग माँ कह रही है और बच्चे कह रहे हैं कि नहीं स्पेस हमारे पास ज्यादा, उसके पास कम है। किसी एक केस में जो है बाप के साथ बच्चों ने मारपीट करी है और उसमें खेत की जमीन को लेकर विवाद। इस प्रकार के डिफरेंट प्रकार के विवाद जो घरेलू हैं और जो माता पिता के साथ बुजुर्गों के साथ खासकर उनके जो मामले हैं उनको हम लोग उसमें डील करते हैं और उसमें कोशिश ये की जाती है कि दोनों पक्षों के आमने सामने बात करके न्याय संबंध रखा जाए। वहीं विदिशा पुलिस की इस पहल से बुजुर्गों को राहत मिल रही है। कहीं बेटों ने घर से निकाल दिया तो कहीं बच्चों ने देखभाल से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में पुलिस की ये पंचायत उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई है। तो जहां रिश्तों की कड़वाहट बढ़ रही है, वहीं विदिशा पुलिस का ये प्रयास मिसाल बन रहा है। उम्मीद है कि देश भर में और भी जगह ऐसी पहल देखने को मिलेगी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज
भारत की बात।